व्हाइट फास्फोरस। देखिए बेटा, अगर मैं व्हाइट फास्फोरस की बात करूँ तो व्हाइट फास्फोरस एग्जिस्ट करता है वो पिक्चर में 4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ये एग्जिस्ट करता है 4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव होता है और लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा जाने लगते हैं, इट इज लीस्ट स्टेबल रिएक्टिव है। अरे आप उल्टी जल्दी आओ भाई, मास्टर मरना जाए अभी ढूंढ बाहर गेट की कहाँ है। इसकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी का कारण ये होता है जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। ये फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस है। C4 मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। C4 मॉलिक्यूल में इस तरीके से बॉन्डिंग यहाँ पर रहती है। बॉन्डिंग परसेंटेज मुझे कुछ नहीं हो सकता। जो फास्फोरस एटम है वो टेट्राहेड्रल है। स्कूल को सर पे उठा रखा है। हर एक फास्फोरस एटम टेट्राहेड्रल टाइप का है। मतलब टेट्राहेड्रल टाइप का है कि जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल टाइप का है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी है यहाँ पर। इसके लोन पेयर को इंक्लूड करोगे तो ये लगभग टेट्राहेड्रल टाइप का आपको नजर आएगा। तो मतलब ये मेरे पास में यूनिट बनी जो कि C4 की है, या ये व्हाइट फास्फोरस C4। इसमें यहाँ पर ये भी याद रखिए कि ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पर बीच में दिखाए हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो फास्फोरस एटम है, ये सारे एक सेल में नहीं है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्लियर करूँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला जो फास्फोरस है ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आएगा। इससे आपको पॉइंट क्लियर होता है। ये वाला फास्फोरस ये वाला मैंने प्लेन में मान लिया, तो ये ऊपर आया हुआ। तो जब ये ऊपर आएगा उस कंडीशन में जो इसका बॉन्ड है हमारे पास, वो बॉन्ड भी ऊपर की तरफ ही बनेगा। यानी कि जो बॉन्ड है इसका, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ पर। और अगर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ यहाँ पर चला जाएगा तो मतलब ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे। अब देखिए बेटा, इस केस में यहाँ पर ये फास्फोरस एटम है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिड होता है हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका है, इस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए। बट इसका बॉन्ड एंगल इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अगर इसका बॉन्ड एंगल आप यहाँ पर चेक करोगे तो बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 60 डिग्री। स्ट्रक्चरली जो इसका बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री, तो होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन है हमारे पास 60 डिग्री। 109 डिग्री 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हमारे पास भाई ये देख गर्ल्स वॉशरूम, मैं तो गर्ल्स वॉशरूम में जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? देख लिया तो उन्हें मार मार के छल्ली कर देगा। अबे यही मौका है अपने लॉकडाउन में कोई, मैंने सुना गर्ल्स वॉशरूम में ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अबे पागल है क्या? मत जा भाई, जय तो पिटवाएगा। जय मत जा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एंगल स्ट्रीम। इस केस में यहाँ पर एंगल स्ट्रीम की वजह से ही ये मोस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आया। मोस्ट रिएक्टिव मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इस केस में एंगल अच्छी खासी एंगल आ गई है, इस वजह से ये कमरे से बाहर कैसे आए? अरे सर इसलिए बाहर है सर, तो गर्ल्स वॉशरूम के बाहर करोगे? अरे सर सॉरी सर, ये कह रहा था सर, तुम दोनों के कमरे में। अभी तक मैंने व्हाइट फास्फोरस के बारे में बताया है और ये बताया कि व्हाइट फास्फोरस की क्या आप सकते हैं। पक्का? अगर मैं व्हाइट फास्फोरस की बात, कमरे में तो बंद नहीं कर रहा, लेकिन आज रात तक खाना तो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है, यानी कि C4 मॉलिक्यूल है व्हाइट फास्फोरस। तो तेरी वजह से होता है। ऊपर मुंह मेरे अंदर लड़की वाला भूत देखो भाई। चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मतलब लड़की वाला भूत है। चुप कर यार। के साथ रिएक्शन करने पर ये बनाता है P4, ये बनाता है P4। और जब आप और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर फर्दर रिएक्शन करते हैं, यहाँ बनता है बेटा P5, यहाँ पर ये बनता है। जो इसमें पहले वाला कंपाउंड है वो हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड,
और जो ये बना है यहाँ पर इट इज फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। मुझे यहाँ पे इतनी टाइम से वॉशरूम में बंद कर रखा था। देखिए मैं आपको एक छोटी बात बता दूँ, वो ये है कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ तक एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे कॉपी किया तो अपनी बात कीजिए। सर P4 और 10 नहीं बने। नहीं, P4 अच्छा यहाँ पर P5 लिखा गया है, P5 लिखा गया था, P5 नहीं। अरे सर पहले यहाँ पर P4 बनेगा, फिर उसके बाद में P4 और 10 बनेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया इस केस में आपसे इनकी स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद में आपको प्रूव करके लगेगा। देखिए बेटा, इस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे थी उसको एक बार देखें। यहाँ पर P, यहाँ पर हमारे पास उसके बाद में यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरीके से बना हुआ है। जब इसमें आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ऐसे होती है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, ये ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर आएगा। अरे बेटा मैं पैसे कमा रहा हूँ, sportsbet.io एप्लीकेशन यहाँ पर कोड आ जाएगा और यहाँ पर कोड आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एक ऑक्सीजन को आप यहाँ पर, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, इनको भी यहाँ पर लगा दीजिए। अगर आप इनको लगा देते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। ये आ गई हमारे पास, और इसके साथ साथ ये वाले जो बॉन्ड है इनको भी ब्रेक कर दूंगा मैं, और इनको भी ब्रेक करने के बाद में एक ऑक्सीजन में पास में यहाँ पर आया, और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन में पास में यहाँ पर आ गया। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर इस टाइम पे बना है ये हमारे पास में P4 और O6। तो याद रखना बिल्कुल एकदम आसान है, उसकी बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली इसको याद रख सकते हैं कि P4 O6 कैसे बनेगा और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बताओ इसमें POP बॉन्ड कितने हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि POP बॉन्ड कितने हैं तो आप इजीली यहाँ पर काउंटिंग करके मुझे बता सकते हैं कि POP बॉन्ड कितने आ रहे हैं। बताइए कितने POP बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पर? 6। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 POP बॉन्ड्स आते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास में यहाँ पर P4O6 की स्ट्रक्चर। P4O6 के बाद में एक बार P4O10 की स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो देखिए इस केस में आपको याद ये रखना है कि जो हमारे पास में P4O6 की स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ऐसा है, यानी कि वो तो बिल्कुल रहेगी, उसको बात ही पहले आपको वही स्ट्रक्चर बना देनी है। ये तो हो गई हमारे पास P4O6 की। बस एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा ये करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी भी आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बना देनी है, यानी कि इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो जो कंपाउंड इस टाइम पे यहाँ पर आपने बनाया है ये कंपाउंड हमारे पास में होता है P4O6। ये थोड़ा सा ठीक करेंगे, ये था हमारे पास में यहाँ पर P4O6 और ये बन जाएगा यहाँ पर P4O10। तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इस केस में आप देख सकते हैं कि 6 POP बॉन्ड्स ये तो एच तक यहाँ पर प्रेजेंट है, वो तो नहीं है, लेकिन प्लस इसमें 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर 4 PO बॉन्ड्स आ गए हैं। ठीक, तो ये कंडीशन हमारे पास में इसकी है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड दोनों की स्ट्रक्चर बना लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर बना लें तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। एंड क्विकली मुझे एक बार चैट पे बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं एक और नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हम लोग बोल देते हैं फॉस्फोरस, बोल देते हैं फॉस्फोरस, थैंक यू सो मच, फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो ध्यान लगाते हैं इस वेबिनार के ऊपर लगभग 45 मिनट फॉस्फोरिक आर्टिकल नॉलेज मिलेगी जो आपको आज यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल
सोशल मीडिया पे आज हमारा सारा कम्युनिकेशन चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करने की क्या टेक्निक्स होते हैं। श्वेता खुद एक HR है, ये तो हायर करती है कंपनी के लिए, कह रही है कि जिस तरह की ट्रेनिंग विजुअल को देता है स्टूडेंट जैसे ये बना ले वो ट्रेनिंग आप मुझे बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। Hello bro, Abhijit this side. Hope you are doing great. मैंने आपको इस वे में बात समझाई है जिससे याद रहे इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो केवल P4 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर याद रखिए और उसी की हेल्प से आप बची की सारी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। अब आपको देखो ये भी क्लियर हो गया होगा कि पहले हमारे पास रिंग बनी हुई थी, P4 में रिंग बनी हुई थी। अगर आप देखेंगे P4 के अंदर जो रिंग बनी हुई थी उसमें एकदम से 3 एटम आए हुए, लेकिन इस समय जो रिंग बनी हुई है उसमें 3 नहीं बल्कि 6 एटम आए हुए। आप चाहें तो रिंग के अंदर एटम काउंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 4 5 एंड 6। आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एक रिंग ऐसे बनी हुई है और इसमें 6 एटम। इसका मतलब अब एंगल स्टेज खत्म हो गई है। तो क्योंकि एंगल स्टेज अब खत्म हो गई है इसलिए इस केस में अब रिएक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि जो P4O6 है या P4O10 है ये रिएक्टिव नहीं होते। बस P4O6 भी इसलिए रिएक्शन कर लेता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लॉन्ग पेयर रहता है, लेकिन एंगल स्टेज में कोई रिएक्टिविटी नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स बेटा? गुड आवाज आ रही है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो देखेंगे वो देखेंगे रेड फास्फोरस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेड फास्फोरस। देखते हैं कि रेड फास्फोरस से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर P4 मॉलिक्यूल की आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है जो कि स्ट्रक्चर से संबंधित आपको यार मैं तो परेशान हो गई। जो P4 मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से पीतो भी वॉशरूम में बनती है, हमें P4 मॉलिक्यूल को बना देता हूँ। यार सुनो, मुझे ना घर जाना है। अब देखिए बेटा, रेड मेरा नंबर जाने की जो बोर्ड मैंने आपको क्लिक किया, जैसे ये वाला बोर्ड इधर ओपन हुआ और इधर से बोर्ड टूट करके ये वाला बोर्ड इधर आ गया, इधर का ये वाला बोर्ड टूटा तो ये इसके साथ जाकर यहाँ पर सेम उसी तरीके से ये बोर्ड भी इधर का गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो मेरे पास इस तरह का पॉलीमर यहाँ पर बन जाएगा, लीनियर पॉलीमर। इस तरह का यहाँ पर एक लीनियर पॉलीमर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास पॉलीमेरिक फॉस्फोरस, इसको हम लोग कहते हैं रेड फास्फोरस। ये हमारे पास में रेड फास्फोरस है। रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप लोग बैठिए ना, रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप लोग हिसाब कर सकते मुझसे मुझे आपसे हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें एंगल स्टेज तो कंप्लीट एटलीस्ट एक और जो स्टेज हुई है यहाँ पर पॉइंट हमारा बनता है, वो बनता है लेस रिएक्टिव व्हाइट फास्फोरस। ये व्हाइट फास्फोरस है कम रिएक्टिव। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत अगर आई हो तो वो मैंने कहा है कि ये व्हाइट फास्फोरस है कम रिएक्टिव। जो हमारे पास में रेड फास्फोरस है मैं और मैं बॉक्स पर यूज किया जाता है और उसको से ही आप माचिस बना सकते हैं और मैं बॉक्स के ऊपर लगाते हैं उसमें ये सब्सटेंस रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव जरूर है, लेकिन रेड फास्फोरस की सभी रिएक्शन व्हाइट फास्फोरस जैसी ही होती है। यानी कि ये व्हाइट फास्फोरस की सभी रिएक्शन को देता है, लेकिन बस उससे कम रिएक्टिव। रेड फास्फोरस किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे और हमारे पास में नेक्स्ट है एंड दैट इज नोन एज ब्लैक फास्फोरस।
नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लैक फास्फोरस। देखिए, अगर मैं ब्लैक फास्फोरस की बात करूं तो ये लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक, बहुत बार आप लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, वो एक ही बात है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एनर्जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टेबिलिटी। तो अगर किसी एलोट्रोप की एनर्जी सबसे कम है, अगर किसी एलोट्रोप की एनर्जी सबसे कम है तो इस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो इस केस में हम यहाँ पर ये कहेंगे इट इज ये हमारे पास लिस्ट रिएक्टिव। अभी आप तक पे एक खबर आई है दैट वाज ठीक, लाइक अ प्रेडिक्टेबल खबर एक पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम कैसे होती है यानी कि और इसकी ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी कम क्यों है। ठीक है, ये आज देखिए, तक की इसमें भी कोई न्यूज़ खास बात नहीं है। एक्चुअली इस देखिए केस में होता ये है कि एग्जाम की जैसे बात मानिए कर मेरे रही पास है में यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव वाइट बेस्ड हो रहे थे, फास्फोरस, पर एट द एंड ऑफ द डे जो बात निकल गई है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम, ठीक है। मेरे तो पास में ऑब्जेक्टिव वाइट की फास्फोरस तैयारी है। करना आज से तो शुरू वाइट कर दो यार, फास्फोरस फायदे में रहोगे। ठीक है, 4 अब दिन यहाँ एक्स्ट्रा पर तैयारी कर ली तो डिफरेंट टाइप का कोई बुरा नहीं अरेंजमेंट ब्लैक फास्फोरस ठीक आ है। जाएगा। और इसीलिए तो हम इस केस में लोगों आप ने लोगों एक को एमसीक्यू जो बॉन्ड एंगल है वो करिए बिल्कुल ठीक कंप्लीट मिलेगा, प्लेन स्ट्रक्चर नहीं हो, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। तो मैं एक बार कुछ स्ट्रक्चर इसको बना रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। कहते हैं ये चूहे को मैंने ठंडे पानी में डालने से वो खिल एक उठता है। 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। ये तो उसके बाद में ये बॉन्ड मैंने इस तरह से यहाँ पर दिखाए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये इस तरह से यहाँ पर पाया जाएगा। ऑब्वियसली ये भी पॉलीमर की फॉर्म में ही होता है, ये भी पॉलीमर की फॉर्म में ही होता है, लेकिन इस केस में इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। आप इससे आगे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए इससे आगे से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी हो, इससे आगे की जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनती चली जाएगी। यहाँ पर अगर मुझे दिखाना हो, इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है ये है ब्लैक फास्फोरस की जो लिस्ट रिएक्टिव है। अब तक मैंने आपको ये समझाया है कि जो एलोट्रोपी है वो फास्फोरस के अंदर किस तरीके से पाई जाती है। डायग्राम बना लीजिए और जैसे बन जाए तो आप मुझे बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, मेरे ख्याल में शायद हमने 4 पॉइंट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट की, और 5th पॉइंट में हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है नाइट्रोजन फैमिली और इससे आगे की एक फैमिली है, इन दोनों के आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, और एक है हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब दे सकते हैं मुझे। नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे इंक्रीज होती है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली की ज़्यादा होती है, और इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो पाया जाता है NH2 NP3, जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है NH2 NP4। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको यहाँ पर अंतर मिलेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें तो देखिए जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तब मैं पहले देता हूँ, एक फास्फोरस है और एक नाइट्रोजन है। ठीक, या चलिए ऐसे ही बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर इनके एटॉमिक साइज की। तो बताइए एटॉमिक साइज के बारे में क्या कह सकते हैं आप। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट, अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूँ तो एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट जाने पर एक ही होता है,
और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। तो इसमें भी ये बात यहाँ पर पाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक और छोटा सा पॉइंट है, जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन है, एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और एक हमारे पास में यहाँ पर फास्फोरस है। बस ये बताना है आपको कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो -3 से लगा करके, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 तक होता है। सेम उसी तरीके से अगर इसमें भी देखोगे तो -3 से लगा करके और +5 तक इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोवेलेंसी की बात करेंगे, यानी कि कोवेलेंसी को अगर आप निकालोगे तो इसकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो इसकी कोवेलेंसी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो इसकी जो कोवेलेंसी है ये एक्चुअल में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि ये 4 से ज़्यादा हो सकती है, ग्रेटर देन 4 ये हो सकती है। देखिए ये 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर हम एक और पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये तो मैं थोड़ा सा रिविजन इसका करा दिया है, और वो पॉइंट है हमारे पास में रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। यानी कि हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनके हाइड्रोजन के साथ में बनते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं कंपाउंड यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। कंपाउंड क्या क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में बनेगा NH3, यहाँ पर बनेगा हमारे पास में PH3, उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड सिल्वर। यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर भी H3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा, या आप सोचिएगा। एक्चुअल में जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक्चुअली +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, और मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ कंपाउंड कौन सा है। वो कंपाउंड है N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, लेकिन कभी भी नाइट्रोजन NH5 नहीं बनाता। बिल्कुल सेम उसी तरह से जो हमारे पास में फास्फोरस है, फास्फोरस का भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, लेकिन फास्फोरस भी PH5 नहीं बनाता। जो हमारे पास में नाइट्रोजन है NH5, वो तो इसलिए भी नहीं बनाता क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन फास्फोरस के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी फास्फोरस कभी भी PH5 नहीं बनाता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए जैसे PH3 पाया जाता है, वैसे ही PH5 क्यों नहीं पाया जाता? बस ये छोटा सा। सर हाइड्रोजन अनपेयरिंग नहीं करा पाता इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर, इस वजह से। ये भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप इसका हाइब्रिडेशन चेक करोगे यहाँ पर, तो ये हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा यहाँ पर sp3, और जब आप इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर चेक करोगे तो ये हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा sp3d। तो ये जो हाइब्रिडेशन है इसमें डी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसमें डी की भी मिक्सिंग हो रही है। एक्चुअल में डी की मिक्सिंग कराने के लिए क्योंकि देखिए S और P की एनर्जी में डिफरेंस है और P और D की भी एनर्जी में डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो D को भी इन्वॉल्व कराने के लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो ही सेंट्रल एटम को हायर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें D इन्वॉल्व हुआ हो, उसके लिए फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बॉन्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वो यहाँ पर इस फास्फोरस को या किसी ऐसे एलिमेंट को हायर हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पर फोर्स नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट समझाया है कि इनके जो हाइड्राइड बनेंगे वो केवल और केवल -3 ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बनेंगे, और किसी पे नहीं। -3 ऑक्सीडेशन नंबर के कारण ही बनेंगे। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आ जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर इनके, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 ही रहेगा, यहाँ पर भी देखोगे तो -3 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्सेनिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारे पास में +3 है, यहाँ पर भी हमारे पास +3 आता है, और यहाँ पर भी +3 आता है। एक्चुअल में इसका कारण ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और इस मेटल में से कौन ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके हिसाब से आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड कर लेंगे। मुझे यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं और एक एक करके उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको तो यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हुआ जाऊँगा। जितने पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे से आप पूछेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे वो है हमारे पास में थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहला है थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए बेटा, अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बड़ा हो जाता है, और जब मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बड़ा हो जाता है तो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। एक बात हमने यहाँ पर देखी है, वो होती है हमारे पास में बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये बेस है, ये सारे बेस हैं, तो बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर बेसिक नेचर होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक नेचर। बेसिसिटी का मतलब ये मत देख देना कि कितने एच+ दे रहे हैं। बेसिसिटी का मतलब यहाँ पर है बेसिक नेचर। क्वेश्चन ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी बेसिसिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? कौन जवाब देगा बेटा? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। चलिए एक बार समझते हैं और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से। क्लियर? डिक्रीज करेगी। यस, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी। देखिए ये डिक्रीज क्यों करेगी मैं उसको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर करनी हो तो जब आप आलोक का पीरियड बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं सोचती है। ऑलवेज थिंक अबाउट साइज, साइज के बारे में। अगर आप यहाँ पर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जो इनका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बड़े और बड़े एटम पर पहुंच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बड़े एटम पर शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो आप सोचिए कि छोटे एटम पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बाद में फिर वो बड़े एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो जाएगी। जो डेंसिटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड बाई साइज, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड बाई साइज। इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी भी घट जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फैल गया ना वो बड़ी जगह पर, इलेक्ट्रॉन पेयर जितनी बड़ी जगह पर फैल जाता है उतनी ही स्टेबिलिटी हो जाती है। बताइए ये बात सभी समझ पाए हैं? किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्टेबल हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबल हो जाएगा इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अमोनिया ज़्यादा बेसिक, ठीक है, फॉस्फेट कम बेसिक है, और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर घट रहा है। एक और यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है बेटा हमारे पास बॉन्ड एंगल। हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। मतलब बॉन्ड एंगल इस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास में एन है और एन एन इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बना रखते हैं एच एच, और यहाँ पर लोन पेयर है। सेम उसी तरीके से अगर मैं फॉस्फीन की बात करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पर एच और एच है। अब क्वेश्चन ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल का मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल, इसको अगर θ1 मान लें, ये वाला बॉन्ड एंगल इसको अगर हम यहाँ पर θ2 मान लें, क्वेश्चन ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल का होगा क्या? डिक्रीज करेगी। बॉन्ड एंगल का क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन जनरल क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड एंगल को साइज के हिसाब से सोचते हैं। बॉन्ड एंगल को हम सोचते हैं इन जनरल साइज के हिसाब, साइज में क्या हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए, एक्चुअल में ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड की बात की जा रही है। जो मेरे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, और ऐसे ही इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक, आप जानते हैं
कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होगा, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा है तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बड़ी होगी और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फास्फोरस से दूर होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी और फॉस्फेट में बॉन्ड लेंथ बड़ी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस केस में, अमोनिया के केस में, नाइट्रोजन के क्लोज ज्यादा आ जाएगा और जब क्लोज आ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। और अगर ये रिपल्सन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। अगर आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बातें याद रखनी है कि इनमें एक छोटा सा पॉइंट अलग से आप लोगों को याद रखना है और वो होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित। ये समझ में आ गया भाई बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. एक है बेटा यहाँ पर हमारे पास और वो है बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित पॉइंट। देखिए बेटा, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट के टॉप टू बॉटम इंक्रीज करने चाहिए। नो डाउट इंक्रीज करने चाहिए क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो वो बढ़ता भी है। लेकिन बस दिक्कत आती है अमोनिया के साथ। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है। इस केस में जो एक्चुअल ऑर्डर है वो आपको याद रखना है और इससे ज्यादा होता है हमारे पास AFHC का और इससे ज्यादा यहाँ पर होता है अमोनिया का। बस ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे SPHC मतलब फिर हमारे पास में नॉर्मल टाइप का जो ऑर्डर आना चाहिए वही आएगा। बस इस केस में जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो इसका है, अमोनिया का है और इसका भी कारण है वो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसने ऑर्डर को चेंज कर दिया। बस और कोई खास बात यहाँ पर नहीं हुई है। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताए हैं ये 6 पॉइंट है यहाँ पर। जो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट बताए हैं इनको फटाफट आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत आपसे पूछे भी जाते हैं। सर बॉन्ड एंगल वाला एक बार फिर से बताना। फिर बताता हूँ, देखिए आप कैसे देखेंगे। अलग से डायग्राम फिर बना रहा हूँ एक बार। देखिए जैसे बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर मेरे पास में हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर मेरे पास फास्फोरस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर और इसका जो बॉन्ड होगा वो आप जानते हैं कि इसका बॉन्ड होगा बड़ा क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब आप ये सोचिए कि जो ये वाला बॉन्ड लेंथ है ये छोटी है, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन पेयर मान लिया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहाँ पर मान लिया। थोड़ा सा नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट इसलिए क्या है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी है और साइज बड़ा है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिया। अब आप जो है ये सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जरा ये बताओ कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हमारे पास में डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इसको मैं D1 कह देता हूँ और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूँ कि ये D2 है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन के बीच की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर और फॉस्फोरस के बीच की डिस्टेंस। तो जरा आप मुझे बताइए बेटा कि इस केस में कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? D2 बड़ी होगी। तो बेटा D1 से बड़ी मेरे पास में कौन सी है? D2 है। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फास्फोरस से दूर है, तो फास्फोरस से दूर है तो आपस में जो रिपल्सन है वो कम हो जाएगा। तो ये जो आपस में रिपल्सन लगाएंगे वो कम लगाएंगे क्योंकि दूर हो गए ना, फास्फोरस से दूर हो गए तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक, इसको भी ऐसे सुन सकते हो आप, जैसे इसके बीच की डिस्टेंस मैं कह दूं कि ये L1 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं कह दूं यहाँ पर L2। और फिर मैं आपको पूछूं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप कहेंगे कि L1 छोटी है। यहाँ पर आप कहेंगे L1 स्मॉलर है और जो L2 है वो बड़ी है। तो चूंकि ये जो लोन पेयर है इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ज्यादा हो गई तो ये रिपल्सन कैसे लगाएंगे, कम रिपल्सन लगाएंगे।
कम रिपल्सन लगाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल है, जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, यहाँ वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। जो ये वाला बॉन्ड एंगल है ये हो जाएगा यहाँ पर छोटा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम लग रहा है, लेस रिपल्सन, और यहाँ पर लग रहा है मोर रिपल्सन, तो मोर रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल बड़ा। तो अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड एंगल आप मानते हो कि θ1 है और इसका जो बॉन्ड एंगल है ये मानते हो कि आप हमारे पास θ2 है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 वाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं। नाउ इट इज क्लियर? ठीक है सर। आगे सर एक बार थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट रिपीट कर दो। थर्मल स्टेबिलिटी में बेटा एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, और जब आपने फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। तो बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी हो जाएगी बॉन्ड उतना ही कमजोर हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कि ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। अस्मित, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। तो ये था हमारा 6 नंबर का पॉइंट विच इज रिलेटेड विद द हाइड्राइड। और आप भी इस बात को जानते हैं कि हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा केयरफुल याद रखें। 6 पॉइंट को मैं समझा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक बार बात करता हूँ 7th पॉइंट। 7th नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे पास में रिलेटेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो कंपाउंड, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अगर बेटा ऑक्सीजन के साथ में हम देखें तो जो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे वो 2 कैटेगरी के बनेंगे। एक कंपाउंड तो क्या बनेंगे, मैं यहाँ पर कंपाउंड इसको कुछ भी नाम एक्स कह देता हूँ, इसको इसके अकॉर्डिंग कहता हूँ। एक तो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे H2O3। इस तरह के जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर इस X का +3 है। लेकिन दूसरे तरह के भी कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे तो वो है हमारे पास में H2O5, और यहाँ पर जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। यानी कि आप दे जाओ ऋतिक बबुआ। या फिर हमारे पास कंपाउंड यहाँ पर बन सकते हैं। अब ये जो P2O3 है, देखो ये जो P2O3 है, ये P2O3 P4O6 की फॉर्म में, यानी कि डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास बनते हैं N2O5, और यहाँ पर हमारे पास बन सकता है 3 दे जा 3। O5। तो P2O5 है, ये बातें हम लोग पहले ही डिस्कस करके आए। तो बेटा इस तरीके के कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे, और इन कंपाउंड की क्या क्या खास बातें हो सकती हैं उसको हम यहाँ पर एक बार देख रहे हैं। देखिए इस केस में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो N2O3 एंड P2O3 ये दोनों हमारे पास में होते हैं एसिड। ये दोनों होते हैं एसिडिक। इसके अलावा देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ AS2O3 या फिर इसके साथ साथ एंटीमनी का ऑक्साइड Sp2O3, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये होते हैं बेटा हमारे पास में यहाँ पर एम्फोटेरिक। ये होंगे बेटा एम्फोटेरिक। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसका कंपाउंड बनाऊंगा यानी कि PI2SC, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये होता है हमारे पास में चल तो ध्यान से एक ये हमारे पास में यहाँ पर। अभी तक मैंने ये कहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर कंपाउंड बने वो इस टाइप के हैं। अब इतनी बातें तो देखो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी,
थी तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ और बातें करूंगा और उनके बाद अगर हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जो हमारे पास में बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, वो दोनों में होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं इनकी बात करता हूँ तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में N2O5, उसके बाद में यहाँ पर P2O5 की जगह पर P4O10 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, AsO10, ठीक ऐसे ही इनको भी लिख सकते हैं। आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी, Sp2O10, ऐसे ही यहाँ पर मैंने ले लिया Bi2O10। देखिए बेटा, अगर आप इनके भी बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो इनका भी जो बेसिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा। बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता ही है, ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर। तो जो बेसिक नेचर है वो इनका भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे इनका इंक्रीज कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे एक्चुअल में एक के ही दोनों कंपाउंड के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे एक बार वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास में है N2O3 और एक बार वो कहते हैं कि N2O5। अब ये चूंकि एसिडिक ही होते हैं तो मैं एसिडिक कैरेक्टर की ही बात कर देता हूँ। आप जब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, ये आप N2O5। ठीक है बेटा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो जो ये वाले कंपाउंड है अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये मोस्टली एसिडिक ही होते हैं। ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं। ये इतने बढ़िया बेसिक नहीं है लेकिन हाँ बोलो बेटा। सर ये AS4O10 होगा ना, Sp4O10। ओके, सारे गलत कर दिए मैंने, इनको ठीक कर देंगे एक बार। या तो डाइमर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर मोनोमर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 इस केस में क्या होगा कि ये बेसिक कैरेक्टर तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है और अगर यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर ये यहाँ पर डिक्रीज करेगा। सर हाँ जी सर, बेसिक नेचर का रीजन क्या होगा? बेसिक, देखिए मैं आपको एक छोटा पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअल में जो मेटल है या जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर बढ़ने के साथ साथ बेसिक फैक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर बढ़ने के साथ साथ बेसिक फैक्टर बढ़ेगा। अगर आप कोई भी ऑक्साइड लें, देखिए मैं यहाँ पर कॉमन बता देता हूँ, आप ऑक्साइड लें या फिर हाइड्रोक्साइड लें, दोनों के लिए सेम नियम। ठीक, और नियम ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर बढ़ेगा बेसिक फैक्टर बढ़ेगा। आप जरा सोचिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में NaOH है, NaOH में यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है इसलिए ये हाईली बेसिक। देखिए यहीं पर ही अगर मान लीजिए आप इस टाइप का कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया LiOH में जो लिथियम है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है इसलिए NaOH ज्यादा बेसिक। तो जो बेसिक कैरेक्टर है उसका सीधा नियम है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऑक्साइड और उसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं सर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए इसका सीधा कारण ये है कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर NaOH है तो NaOH के केस में इस OH का सेपरेट होना आसान है। अब जब तक OH सेपरेट नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर आएगा। अगर मान लीजिए हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से OH इतना इजीली सेपरेट नहीं हो पाएगा। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये आपको सब बताना है। चलिए अब देखिए इसमें फिर वही बात आ रही है, जैसे आपने देखा कि एक बार N2O3 है और एक बार आप बात कर रहे हैं N2O5। आप कह रहे हैं कि N2O5 ज्यादा एसिडिक है। क्यों? कारण ये है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का बढ़ा या किसी भी एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसकी जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो जो हमारे पास में यहाँ पर मेटल है, जब उसने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो जो ऑक्साइड आयन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, और जब वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ाते हैं तो उससे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. आसान है, देखो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को चीजों को सोचते हुए जाना है। ठीक है, तो मैंने कितने पॉइंट यहाँ पर समझा दिए? 7 पॉइंट मैंने समझा दिए। अब हम यहाँ पर 8 पॉइंट की बात करेंगे। 8 पॉइंट में हम यहाँ पर बात करेंगे अब जो है इनके हैलाइड, जो हमारे पास में नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली के जो हैलाइड हैं उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात करूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। देखिए अगर हम हैलोजन के केस में जो कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे ये वो उनको देख लेते हैं। जो कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे वो ऐसे बन सकते हैं जैसे NCl3 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर 5 वैलेंसी को शो करने की टेंडेंसी घटती है और 10 को शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक, NCl3 बनेगा, लेकिन कभी भी NCl5 नहीं, NCl5 बन ही नहीं, ये नहीं बनेगा। देखिए इसका कारण तो आप लोग वैसे ही बता दोगे, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है तो NCl5 तो वैसे ही नहीं। इसके अलावा अगर हम यह बात करें, इस केस में हमारे पास में होता है PCl3, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि PCl5 भी पाया जाता है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसके पास PCl5 बच जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड हिस्टिन। तो 3 की फॉर्म में तो ये सारे के सारे पाए ही जाते हैं, कोई बात ही नहीं। सारे हेलाइड तो कराते ही कराते हैं, बस पेंटाहेलाइड में कुछ नहीं करते कि पेंटाहेलाइड बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाएगी। ये तो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, 5 बॉन्ड ये नहीं लगा सकता। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आराम से बनता है, टॉप टू बॉटम जाने पर पेंटाक्लोराइड बनाने की टेंडेंसी घट जाएगी। यहाँ पर AsCl5, यहाँ पर SbCl5 और यहाँ पर BiCl5, जो हमारे पास में इनके बनाने की टेंडेंसी है +5 को बनाने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज करेगी। कारण इसको कहते हैं आप लोग इनर्ट पेयर। यहाँ पर हमारे पास में है इनर्ट पेयर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब हर जगह पर जो कारण है हर बात तो वो अलग है। ये नहीं पाया गया वैकेंट डी ऑर्बिटल और टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर आप कह रहे हो इनर्ट पेयर। चलिए ये पॉइंट हमारे पास में बने। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुत ही खास, वो ये है। अच्छा एक और पॉइंट बताता हूँ पहले। अच्छा ये बताइए कि ये जो है हमारे पास में जो ट्राई हेलाइड बने हैं ये कोवलेंट होने चाहिए या जो है आयनिक होने चाहिए? तो जैसा हमने इससे पहले देखा था, देखिए ये सारे के सारे बिल्कुल परफेक्ट कोवलेंट, अगर ये बने कोवलेंट ही बने, ठीक, आयनिक हो ही नहीं, क्योंकि जो हमारे पास में मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। +5 होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी और इस कंडीशन में कोवलेंट नेचर ही बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। वैसे आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं इनकी भी बात करता हूँ तो ये भी सारे के सारे लगभग कोवलेंट ही है। अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये भी लगभग कोवलेंट ही है, बस अगर PCl3 की बात करोगे तो इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग वे में लिखूँ, ठीक है, और वो ये है कि कोवलेंट बॉन्ड नेचर डिक्रीज, कोवलेंट नेचर डिक्रीज। बताइए भाई किसी भी स्टूडेंट को इसको समझने में कोई दिक्कत आई?
मैंने कहा है कि ये तो सारे परफेक्ट कोवेलेंट हैं, ये वाले कोवेलेंट ही होते हैं। तेरे पेपर है मैंने लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 27 से बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर सर जब ज्यादा होता है उस कंडीशन में कोवेलेंट फैक्टर डेट शीट ना आवे कोवेलेंट फैक्टर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये भी नियम है कि जब और MCQ क्वेश्चन आएंगे कैटायन है उसका सारे बड़ा हो गया तो पोलराइजिंग पावर देख लियो, बता दी पहले आप से कर ले। का साइज बड़ा होने पर पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी तो उससे जो कोवेलेंट नेचर है वो घटेगी। ध्यान आया अभी या नहीं बेटा? अब ध्यान आ गया ये वाला पॉइंट कि जो कोवेलेंट नेचर है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो साइज पर और एक चार्ज पर, कैटायन के साइज पर और कैटायन के चार्ज पर। तो टॉप टू बॉटम जाने पर चार्ज तो उतना ही है, उतनी है, लेकिन चूंकि साइज बढ़ रहा है तो साइज के बढ़ने से पोलराइजिंग पावर घट रही है और पोलराइजिंग पावर के घटने से कोवेलेंट नेचर घटती है और आयनिक नेचर बढ़ती है। ठीक है, और ये सारे के सारे ज्यादा कोवेलेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो ये टॉपिक था जो कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी वहाँ पर पढ़ा था। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मुझे पढ़ाना भी होगा, मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं है। नहीं आपको दिक्कत है तो आप लोग बता देंगे। तो ये मैंने इनके बारे में बात की, लेकिन बेटा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और वो है इनकी रिएक्टर से संबंधित, उसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए आप। तो मैं एक बार इनकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों से बहुत पूछी जाती है। हाइड्रोलाइसिस से रिलेटिव रिएक्शन जो MCl3 है काफी कम स्टेबल होता है MCl3, और जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर बनता है अमोनिया, और यहाँ पर एक और कंपाउंड बनता है एंड विच इज HOCl, अमोनिया बनता है तो इसके साथ साथ यहाँ पर बनता है HOCl। ऐसे ही अगर आप PCl3 हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ये बैलेंस कर लेना आप अपने साथ। इस केस में हमारे पास में यहाँ पर बनता है HCPOC प्लस यहाँ पर बन जाता है HCl। यहाँ पर अगर आप रिएक्शन कराते हो ASCl3 की तो यहाँ पर जो है ASCl3 की रिएक्शन कराओगे, ये भी नॉर्मल टाइप की ही है, पानी के साथ में हाइड्रोलाइसिस अगर कराते हो तो यहाँ पर बनता है AS2O3 प्लस यहाँ पर बनता है HCl। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है जो कि मैं अब लिखूंगा, और वो है हमारे पास में FeCl3 प्लस H2O। यहाँ पर जो बनता है हमारे पास में बनता है FeOCl और यहाँ पर HCl। इक्वेशन को बैलेंस आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और PiCl प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस आपने कराई यहाँ पर, इसमें भी बनता है PiOCl प्लस HCl। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर स्पेशली कुछ बात, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये आपसे पूछी जाती है कि इसमें बनती है अमोनिया, इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, मतलब ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। और 4 तो रिएक्शन ऐसी हैं जिन पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों पे, ठीक। और वो 4 कौन कौन सी है, इससे रिएक्शन पूछा गया, इससे क्वेश्चन आ गया, इससे क्वेश्चन आ गया, इससे भी आ गया, तो इसी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। अब जब देखिए जो हमारे पास में पहले वाली रिएक्शन है उसमें अमोनिया बनती है, याद रखना है। इसमें बनता है फॉस्फोरस एसिड, HCPO3 फॉस्फोरस एसिड बनता है, ठीक। ये तो ठीक है, नॉर्मल टाइप का है, इसका भी ज्यादा नहीं आता। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बनता है हमारे पास में एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इसमें ऑक्सीक्लोराइड होता है। यहाँ पर जो खास बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली ये जो हमारे पास में है एंटीमनी और बिटवीन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका संबंध क्वालिटेटिव एनालिसिस से है। इनका जो संबंध है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से है, ठीक। चलिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा जरूर, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जो लैब के अंदर जाकर के कुछ करते थे उससे इसको रिलेट कर पाएंगे, थोड़ा सा याद है, कोई ज़्यादा नहीं। ये जो दोनों रिएक्शन है लास्ट वाली, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटिव रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो हमारे पास में एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड या बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड है, ये तो होते हैं यहाँ पर सोल्यूबल, ये तो हमारे पास में होते हैं सोल्यूबल। और
ये जो हमारे पास में ये होते हैं पार्शली सोल्यूबल, मतलब ये जो दोनों हैं ये हमारे पास में दोनों होते हैं पार्शली सोल्यूबल। सोल्यूबल तो है, पार्शली टाइप के सोल्यूबल होते हैं। अब मैं याद दिलाऊंगा, इसको याद आ जाए ठीक है, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, बट आप इसकी रिएक्शन को याद रखिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो केवल समझाने के लिए है, वो आप समस्या नहीं है। देखिए बेटा, जब आप बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं तो ग्रुप 1 में आप सॉल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन लेकर के उसके अंदर HCl मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl। ओरिजिनल सोल्यूशन लेकर के उसके अंदर डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। जब आप वहां पर डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो अगर आपने वहां पर एंटीमनी या बिस्मिथ अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस केस में क्या होगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं आएगा, लेकिन व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। व्हाइट टर्बिडिटी का मतलब कि थोड़ा बहुत वहां पर जो है ये SgCl3 या SgOCl3 इस टाइप की चीजें ये प्रेजेंट हो जाएंगी और इनकी व्हाइट टर्बिडिटी होती है। तो इनकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक। इसीलिए इनको ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे एंटीमनी और बिस्मिथ ग्रुप 2 में एड सल्फाइड आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, कुछ याद आया? किसी को याद आया है ये वाला क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आपने करी है? हाँ भाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस करी है किसी बच्चे ने? एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को लैब के अंदर जाकर के आइडेंटिफाई करना। तो वहां पर जो हमारे पास में सिल्वर है, Hg2+ है, उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप 1 में। उनको ग्रुप 1 में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ग्रुप 1 में आइडेंटिफाई होते हैं ग्रुप 1 में, और जो एंटीमनी और बिस्मिथ है वो ग्रुप 2 का पार्ट है, ग्रुप 2 में आते हैं, ठीक। आपको याद ये रखना है कि जो हमारे पास ये हैं ये थोड़े से पार्शली सोल्यूबल होते हैं और ये भी वहां पर पॉजिटिव कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब हमारे पास जो नंबर पहुंच चुका था, पॉइंट हम लोग पहुंच चुके थे, मैं देख लेता हूँ एक बार पॉइंट कितने हो गए हमारे। पॉइंट हो गए 8। तो अब हम पॉइंट की बात करते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद नाइट्रोजन, जिसको N2 के फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी डाई नाइट्रोजन। देखिए, अगर मैं डाई नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात यह है कि डाई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर खुद पाई जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर इसको आप लोग देखेंगे तो ये काफी अमाउंट में है। एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78% आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी बाई वॉल्यूम। अब अगर आपको ये ऑब्टेन करनी हो, ये निकालनी तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो हमारे पास तरीका होता है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारे पास में इसका मेथड होता है वो ये होता है कि जो एयर है उसको लिक्विफाई कर लीजिए और लिक्विफाई करके उसका फ्रैक्शन कर लीजिए। आप यहाँ पर देंगे एयर को आप लोग कर देंगे लिक्विफाई कर लेंगे और लिक्विफाई करके फिर यहाँ पर कर देंगे आप फ्रैक्शनल। ये आपने यहाँ पर कर दिया फ्रैक्शनल। ऐसा करने से आप यहाँ पर नाइट्रोजन को सेपरेट आउट करेंगे। बताओ भाई, ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर हो? अगर आप एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप एयर को पहले लिक्विफाई कर लीजिए, उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दीजिए, तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट जो नाइट्रोजन का होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो नाइट्रोजन का होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में O2 का होता है या डाई ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है हमारे पास में यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 90 है। तो यहाँ पर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके वो सेपरेट आउट कर सकते हैं।
नाइट्रोजन से संबंधित इस सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई लैब के अंदर इसको बनाया जाए, तो लैब के अंदर इसको बनाने के लिए NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 के साथ में कराते हैं। तो मैं ये वाला मेथड भी यहाँ पर लिख रहा हूँ लैब, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन आप लोगों से पूछी जाती है। ये यहाँ पर आपको लिखनी है, याद रखिए NH4Cl की रिएक्शन यहाँ पर आपको करानी है NaNO2 के साथ में। रिएक्शन कराने पर यहाँ पर बनता है N2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर NaCl। बैलेंसिंग के लिए बस मुझे यहाँ पर 2 कर देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस यानी कि वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस कैसे बना जाती है, वो भी मैथड याद रखें। बेरियम साइड यस, सही याद रखना है वो भी। प्रिपरेशन ऑफ वेरी प्योर N2 गैस। अगर इसको वेरी प्योर बनाना हो तो आप एजाइड की हेल्प करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम एजाइड, और इसको यहाँ पर हीट कर देंगे तो यहाँ से जो सोडियम है वो अलग निकल जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर N2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पर सी कर देता हूँ, यहाँ पर सी कर देता हूँ, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बेरियम एजाइड माइनस की वजह से जो होती है यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा। इसको हीट कर दीजिए, बात वही आएगी। अभी यहाँ पर हमारे पास बनेगा बेरियम और नाइट्रोजन गैस। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, तो बस बैलेंस। तो इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेटली मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है रिएक्शन। आप लोग वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस आप इसके डी पॉइंट की बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस से संबंधित डी पॉइंट। डी पॉइंट में अगर हम बात करें केमिकल इनर्ट केमिकल इनर्ट ये गैस केमिकली इनर्ट केमिकली रिएक्टिव नहीं होते। यहाँ पर मैं कारण भी लिख देता हूँ इसका, ड्यू टू। हाँ जी बोलिए, आप लोग बताइए, कौन बता सकता है इस बात? ये केमिकली इनर्ट वेरी Talk to me, baby. जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होने के मेटल के साथ भी एलिमेंट लिथियम के साथ में अगर लिथियम का नाइट्राइड होता है, ये पहले ही आपको बताया यहाँ पर भी मैग्नीशियम का नाइट्राइड होता है, तो ये बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। बैलेंस सेम उसी तरीके से किसी भी बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा 2 और रिएक्शन यहाँ पर हैं। एक तो है नाइट्रोजन की रिएक्शन, जिनके साथ इस केस में इन जनरल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N2। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास यहाँ पर N2। ये बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 करना। और एक हमारे पास में ये है N2 प्लस CH2, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये है अमोनिया, ट्वाइस ऑफ अमोनिया, और इसको हम लोग कहते हैं हेबर। ये आगे चल करके अभी बताओ भाई, इज इट क्लियर टू अवर स्टूडेंट? एनी डाउट? पॉइंट नंबर क्या था ये? नोट कर लीजिए रिएक्शन।
हाँ भाई, अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? Okay. ठीक है, ये थोड़ा सा, ये तो आसानी बात है, कोई दिक्कत की नहीं है। अब हमारा 9 पॉइंट हो गए थे, तो 9 के बाद में अब हम यहाँ पर देखेंगे 10वां पॉइंट। और 10वें पॉइंट में बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, 10वें पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, इसका पहला पॉइंट, जो अमोनिया है ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से तैयार होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में यूरिया। अगर आपके पास में NH2 है, यानी कि यूरिया है आपके पास, इस यूरिया की अगर पानी के साथ में रिएक्शन कराई जाए, इस केस में जो बेटा बनता है हमारे पास में, वो बनता है NH4 twice CO3। और जो NH4 twice CO3 है, ये रिवर्सिबल वे में ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O में। बैलेंसिंग एक बार आप लोग देख सकते हैं, बैलेंसिंग यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में 8 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, तो एक तो हमारे पास में इस बार सीधा सा मेथड है यूरिया की हेल्प से, और यूरिया को पानी के अंदर डाल दीजिए। पानी के अंदर डालने पर हमारे पास में यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा यूरिया के बारे में आप जानते हो या नहीं, सुना है कहीं यूरिया? यस सर। हाँ सुना। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया क्या है बताओ। किसकी? फर्टिलाइजर है। किसकी है? बेटा याद रखो ये फर्टिलाइजर है। ठीक है, इट्स ए पॉपुलर फर्टिलाइजर। इट्स ए पॉपुलर फर्टिलाइजर। उसके बाद में देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक रिएक्शन है जिसकी हेल्प से यहाँ पर बनती है। अब हम बात करते हैं आपको मेरी बात सुनना, बिल्कुल एकदम आसान है। आपको ये बताना है कि अमोनिया वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस है सर, वीक बेस। है। तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराने से अमोनिया बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, समझाऊंगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर दिया बेटा NH4Cl, मान लीजिए आपने यहाँ पे ये सॉल्ट दिया NH4Cl, इस सॉल्ट की रिएक्शन आपने यहाँ पर कराई NaOH के साथ। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास बनेगा अमोनिया NH3 और प्लस बनेगा यहाँ पर NaCl। देखो ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमें पास में यहाँ पर है। नियम ये होता है कि सॉल्ट में से स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को डिस्प्लेस करता है, या सॉल्ट में से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है। ठीक है भाई, बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत आई? ये नियम जानते हैं आप या नहीं, ये वाली रिएक्शन? यस सर। ओके सर। थैंक यू सर।